नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं बड़ी खबर। और गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। दिवंगत जनरल बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। 3 और लोगों को भी पद्म विभूषण मिला है। ये हैं कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका और प्रभा आत्रे। इसके अलावा गुलाम नबी आजाद को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। सत्या नडेला और सुंदर पिचाई को भी पद्म भूषण सम्मान मिला है। उनके साथ ही साइरस पूनावाला और राजीव महर्षि को पद्म भूषण सम्मान मिला है। ओलंपिक विजेता नीरज चोपड़ा को पद्मश्री दिया गया है और गायक सोनू निगम को भी पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। तो इस वक्त की यह खबर आई है, बड़ी गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया गया है। और अब आगे बढ़ते हैं दूसरी खबरों पे। एक जबरदस्त विरोध प्रदर्शन और कई जगहों पे आंदोलन फैला हुआ है। बिहार में युवाओं का आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट के खिलाफ नौजवानों का आंदोलन अब कई जिलों में फैल चुका है। ये जो रिजल्ट जारी किए गए हैं उससे ये छात्र नाखुश हैं और बक्सर, नवादा, बिहार शरीफ और आरा में अब प्रदर्शन कर रहे हैं। इससे पहले कल पटना में शाम को पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा था और आंसू गैस छोड़नी पड़ी थी। ये पटना के ही तस्वीरें आप देख रहे हैं। रिजल्ट में मनमानी करने का आरोप है जिसका विरोध कर रहे हैं ये छात्र। ये कई जिलों में फैल चुका है ये आंदोलन छात्रों का। रेलवे लाइंस पे, रेलवे की पटरियों पर बैठे हुए हैं छात्र। ये बक्सर की तस्वीरें हमने आपको पटना की तस्वीरें दिखाई, जहां पर राजेंद्र नगर टर्मिनल पे भी स्टूडेंट्स जो हैं वो बैठे हुए थे। हमारे साथ मनीष कुमार मौजूद हैं। मनीष, तस्वीरें देख रहे हैं हम कि कई जिलों में बिहार के ये आंदोलन फैला है और अच्छी खासी भीड़ है ये। तो इसके बारे में कुछ विस्तार बताइए, किस तरह की गड़बड़ियां हुई हैं रिजल्ट में, छात्र क्या मांग कर रहे हैं, यह आंदोलन कितना फैलता नजर आ रहा है? देखिए नगमा, पहले मैं बता दूं कि आंदोलन निश्चित रूप से अब ये थोड़ा सा स्थिति जो कह रहे हैं कि रेलवे की सफाई के बावजूद ये आंदोलन फैलता ही जा रहा है और लग नहीं रहा है कि जो रेलवे ने जो धमकी देने का जो रवैया अपनाया है, रेलवे ने कहा है कि अगर आप प्रदर्शन करेंगे तो आपके वीडियो फुटेज के आधार पर आपको भविष्य में नौकरी में शामिल नहीं किया जाएगा या आप किसी भी तरीके की परीक्षा में आप नहीं अपीयर हो सकते हैं। तो ये लग रहा है कि उसका उल्टा असर छात्रों के ऊपर पड़ा है। अब आपने कहा कि ये दरअसल मामला क्या है। ये मामला है कि 2019 में रेल मंत्रालय ने 21 बोर्ड के लिए ग्रेजुएट स्तर पर बड़ी वैकेंसी जारी किया था, जिसमें 35,277 लोगों को बहाल होना था। और उसके बाद इसकी पहली परीक्षा हुई है, बाद में ये परीक्षा टल गया था। और जो पीटी का रिजल्ट है करीब 20 गुना लोगों का, यानी कि करीब 7 लाख लोगों का रिजल्ट इसमें आना था पीटी में। लेकिन जो रिजल्ट आया है वो मात्र 2,76,000 छात्रों का ही रिजल्ट आया है। और इसमें बहुत सारे छात्र ऐसे हैं जिनको 3-3 जगह, 4-4 जगह उनका चयन हो गया है। तो अब छात्रों का कहना है कि अगर एक छात्र का चयन एक ही जगह होता तो हो सकता है कि 4 अन्य जो छात्र हैं उनको इसमें मौका मिलता। यानी कि रेलवे से वो चाहते हैं कि जो रिजल्ट है उसको संशोधित किया जाए, उसमें संशोधन किया जाए और जिससे कि और भी ज्यादा छात्र जो है पीटी में पास कर सके। लेकिन रेलवे का जो सफाई है, रेलवे की तरफ से जो स्पष्टीकरण दिया गया है उसमें लगता नहीं है कि वो फिलहाल जो है वो छात्रों की मांग मानने के लिए उत्सुक हैं या उनका कोई ऐसी उनके तरफ से कोई प्रयास है कि इस पूरे मामले को डिफ्यूज किया जा सके। और यही एक बड़ा कारण बनता जा रहा है कि ये जो गतिरोध है नगमा, इसके कारण जो है ये आंदोलन जो है फैलता ही जा रहा है। आज करीब 10 से 12 जिलों में हुआ है और अब बिहार सरकार के अधिकारी मानकर चल रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये आंदोलन अगर सभी जिलों में फैले या देश के अन्य राज्यों में भी फैले
तो उसमें आश्चर्य की बात नहीं होगी। नगमा जी, ये आंदोलन बढ़ता ही जा रहा है। अब तस्वीरें देख रहे हैं नवादा की। धन्यवाद आपका मनीष बताने के लिए कि आंदोलन क्या है, किस हद तक फैल रहा है। लेकिन ये भी लग रहा है कि इनकी जो मांगे हैं वो अभी मानी जाएंगी, ऐसा लग नहीं रहा है। पर जो छात्र हैं वो रिजल्ट में मनमानी का विरोध कर रहे हैं। ये बिहार के नवादा की तस्वीर है। जगह जगह पर अलग अलग जिलों में रेलवे ट्रैक्स पर छात्र जो हैं वो जमा हैं। ये बिहार शरीफ की तस्वीर है, तो पटना है, बक्सर है, बिहार शरीफ है, नवादा है, अलग अलग जिलों में अब ये आंदोलन जो है फैला है। और आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स जुट रहे हैं। भविष्य का सवाल है उनके, नतीजों में मनमानी और गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं और इसी का विरोध हो रहा है। और आज बीजेपी में कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा शामिल हुआ। कांग्रेस के पूर्व सांसद और यूपीए 2 में गृह राज्य मंत्री रह चुके आरपीएन सिंह ने आज बीजेपी का हाथ थामा है। उन्होंने कहा है कि पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी की सराहना कर रहा है और वो उनके नेतृत्व में राष्ट्र निर्माण में योगदान को तत्पर हैं। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस अब वो पार्टी नहीं रह गई है और कांग्रेस की पहले जैसी सोच भी नहीं रह गई है। भारत देश का निर्माण करने के लिए उत्तर प्रदेश में जिस तरह का योजनाएं डबल इंजन की सरकार ने दी है, उसको आगे बढ़ाने के लिए जिस पार्टी में मैंने काम किया, ना तो वो पार्टी रह गई है, ना तो वो सोच रह गई। इससे ज्यादा मैं कुछ जोड़ना नहीं चाहूंगा। और आगे इतिहास हो गया, आगे चल के मैं राजनीति में, मैं ही अकेला राजनीति में हूं। मैं जो भी पार्टी मुझे दिशा निर्देश देगी, जो भी काम देगी, उसको जरूर करूंगा। और अब खबर कोरोना की। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 6028 मामले सामने आए हैं। इस दौरान 31 मरीजों की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना संक्रमण दर 10.55% हुई है, जो पहले से काफी कम है। लगातार संक्रमण दर घट रही है। दिल्ली में सक्रिय कोरोना मरीजों की संख्या 42,010 है। और मुंबई में भी जहां एक हफ्ते पहले बहुत ज्यादा संख्या थी कोरोना की, अब वहां 1815 नए मामले आए हैं और 10 लोगों की मौत हुई है। संक्रमण की दर अब 5.27% है। मुंबई में इस वक्त 22,185 सक्रिय मरीज हैं और आज भी 34,427 टेस्ट हुए हैं। खबर अब दिल्ली से। 2019 में दिल्ली के पश्चिम विहार में एक कारोबारी के क्रिप्टो करेंसी वॉलेट से करीब 4.5 करोड़ रुपए की बिटकॉइन और दूसरी करेंसी निकाल ली गई। अब पुलिस की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई है। ये पता चला है कि कारोबारी के वॉलेट में साइबर सेंध लगाकर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास ने पैसे निकाले हैं। इजिप्ट का अहमद मरजूक और फिलिस्तीन का अहमद QH साफरी, अब ये दोनों भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के राडार पर हैं। दरअसल दोनों के क्रिप्टो वॉलेट में अवैध तरीके से 4.5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी पहुंचाई गई। ये पैसा दिल्ली के पश्चिम विहार के एक कारोबारी का है। देखिए 2019 की जो इन्वेस्टिगेशन जब यहाँ पे ट्रांसफर हुई थी, तो उसका ट्रेस एनालिसिस के थ्रू हमने लिंक एनालिसिस के थ्रू हम पहुंचे कि जो बिटकॉइन और जो अदर करेंसीज जो मूव हुई इन वेरियस क्रिप्टो वॉलेट्स, वो इन दी एंड जाके एक हमास के लिंक्ड अकाउंट में जाके बिटकॉइन वॉलेट में जाके गई। तो उसको हमने बैक ट्रैक किया। देन सस्पेक्ट्स आइडेंटिफाई हुए। 2 सस्पेक्ट्स हमने जीरो पॉइंट किया। एक सस्पेक्ट पैलेस्टीनियन नेशनल है और दूसरा इजिप्शियन नेशनल है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन उस पॉइंट पे चल रही है। पुलिस के मुताबिक ये मामला 2019 का है, जब पश्चिम बिहार के रहने वाले एक कारोबारी के क्रिप्टो वॉलेट से 4.5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी चोरी हो गई। दिल्ली पुलिस ने मामले की जांच शुरू की तो पता चला कि चोरी किया गया पैसा पहले कई प्राइवेट क्रिप्टो वॉलेट से होते हुए फिलिस्तीन गया। पैसे को प्रतिबंधित संगठन हमास की मिलिट्री विंग अल कासम ब्रिगेड्स के क्रिप्टो वॉलेट में ट्रांसफर किया गया। ये वॉलेट नसीर इब्राहिम अब्दुल्ला नाम के शख्स का था। उसके बाद पैसे को इजिप्ट के रहने वाले अहमद मरजूक
और फिलिस्तीन के अहमद QH साफरी के क्रिप्टो अकाउंट में भेजा गया। पैसे को यूके की गैम्बलिंग और चाइल्ड पोर्नोग्राफी साइट्स में भी भेजा गया। एक ऐसे ही अकाउंट को इजराइल की एजेंसी नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग ने सीज किया। इसके बाद इसकी जानकारी दिल्ली पुलिस को दी गई। पैसे को ट्रांसफर करने के लिए टम्बलर अकाउंट का प्रयोग किया गया, जिसमें मनी ट्रेल का पता लगाना मुश्किल होता है। लिस्ट ऑफ अकाउंट्स हैं जो कि हमास के साथ लिंक्ड है, क्रिप्टो करेंसी वॉलेट अकाउंट। अनऑथराइज्ड ट्रांसफर का इस यूनिट का ये, जिसमें इंटरनेशनल बैंड ऑर्गेनाइजेशन का नाम आए, जिसमें कुछ ऐसे अकाउंट्स हैं जो बहुत ही सस्पिशियस और टम्बलर अकाउंट्स हैं, वो ये पहले। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हमास अपनी आतंकी गतिविधियों को चलाने के लिए क्रिप्टो करेंसी के जरिए फंड इकट्ठा करता है। जो दिल्ली पुलिस है वो इस पूरे मामले की जांच में लगी हुई है और जो संगठन इसके पीछे हमास है उसमें जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई कैसी हो, इसको लेकर जो तमाम एजेंसियां हैं उनसे लगातार दिल्ली पुलिस संपर्क में है। नई दिल्ली से कैमरामैन शशिकांत झा के साथ मैं मुकेश सिंह, NDTV इंडिया। इस दफा पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में भी बहुत तेज सर्दी है और लोग परेशान हैं। लेकिन सोचिए उन लोगों के बारे में जो सरहद पर खुले में घुटनों तक बर्फ में खराब मौसम में अपनी ड्यूटी अभी भी कर रहे हैं। नजीर मसूदी बता रहे हैं सरहद के रखवालों की कठिन जिंदगी के बारे में। ड्रोन्स और बर्फ पर चलने वाले स्नो स्कूटर्स ऐसे अहम हथियार हैं जो फौज पाकिस्तान के साथ LOC पर घुसपैठ का सामना करने के काम में ला रही है। ये केरन सेक्टर है। यहाँ इस मौसम में भारी बर्फबारी होती है, लेकिन फौजियों को चौकन्ना रहने की जरूरत होती है, क्योंकि घुसपैठ की कोशिशों से इस मौसम में भी इंकार नहीं किया जा सकता। नियंत्रण रेखा पर सेना के लिए यहाँ का मौसम भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। भारी बर्फबारी है, रात में जो तापमान है काफी नीचे जाता है और दिन में अगर कभी धूप निकले तो पसियां आने का खतरा रहता है। बर्फ से ढकी चोटियों पर गश्त लगा रही क्विक रिएक्शन टीम के साथ साथ हिमस्खलन बचाव दल भी है, जो खराब मौसम की आपदाओं से निपटने के लिए तैयार रहते हैं। 24 घंटा के लिए हमारा बर्फबारी हो, ठंड हो, बारिश हो, हमारा पेट्रोलिंग हर हमेशा चलते रहता है। हमारे लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि हमने इसका ट्रेनिंग पाया गया है, तो इसीलिए हमको मुश्किल थोड़ा कम लगता है। यहाँ की पर्वतमाला की निगरानी के लिए ड्रोन्स लगातार नजर रखते हैं, जो उन इलाकों तक पहुँचने में बहुत मददगार साबित होते हैं जहाँ फौजी आसानी से नहीं पहुँच सकते। सर्विलेंस डे हो या नाइट, दोनों सर्विलेंस डे नाइट दोनों में यूज करते हैं और ये बहुत कारगर साबित होता है। जहां हमारे जवान मुश्किल टेरेन में पहुंचना मुश्किल होता है, उससे हम उस इलाके में इससे डोमिनेट कर सकते हैं। आगे के एरिया में कोई जवान फंसा हुआ है, उसको मेडिकल सपोर्ट चाहिए इमीडिएटली, तो हम इसको वहां पे भेज के और मेडिकल इक्विपमेंट कुछ भी जो भी चाहिए, मेडिसिन वगैरह हम उसको प्रोवाइड करा सकते हैं। 2003 के संघर्ष विराम समझौते को बढ़ाने के बाद पिछले 11 महीने से गोलीबारी नहीं हुई है, लेकिन LOC पर तैनात टुकड़ियां सजगता में ढील नहीं दे सकती, क्योंकि सीमा पार से हथियार और ड्रग्स की तस्करी करने की लगातार कोशिशें होती रहती हैं। आर्मी का यह कहना है कि पिछले 11 महीनों से, जब से सीज फायर का ऐलान हुआ भारत और पाकिस्तान के दरमियान फरवरी में, तब से जो है हालात में बेहतरी आई है। नियंत्रण रेखा पे घुसपैठ में भी कमी आ चुकी है, लेकिन जो इंटेलिजेंस इनपुट्स है उनका यह कहना है जो मिलिटेंट के लॉन्च पैड्स हैं सरहद के उस पार, वो अभी भी सक्रिय हैं। इसलिए यहाँ फौज को अलर्ट रहने को कहा गया है पूरे नियंत्रण रेखा में, जिसमें खुद फौजी जो पूरे मुश्किल जो इलाकों में वहां गश्त कर रहे हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और उसके साथ भी टेक्नोलॉजी का खास इस्तेमाल हो रहा है। केरन सेक्टर से नजीर मसूदी, NDTV इंडिया के लिए।